आज का क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास होने के बाद टेस्ट होगा। हम लोग यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। कुछ भी नया नहीं है, सब तुम लोग जानता है। तुम लोग का इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो तुम लोग को पता है कि इकोनॉमिक्स में कैसा प्रॉब्लम आएगा और क्या प्राइस मैकेनिज्म है। ये चैप्टर में मोर ओवर हम लोग फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने का, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो उसको आसानी से आंसर करें। भैया एग्जाम से पहले चैप्टर 1 को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए? तो आई विल रादर से कि चैप्टर 1 को तुम लोग अगर 1 आवर भी दे देगा पूरा यूनिट 1 यूनिट 2 को, तो बहुत ज्यादा है। ठीक है। इकोनॉमी में कैसा कैसा प्रॉब्लम होता है? देखिए भैया, प्रॉब्लम्स तो इकोनॉमी में बहुत सारा हो सकता है। सबसे बड़ा रीजन क्या है प्रॉब्लम होने का? क्या पढ़े थे हम लोग बचपन में कि भैया हम लोग का वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज है लिमिटेड और सब रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज भी है, लेकिन वांट क्या है? अनलिमिटेड। तो प्रॉब्लम इसीलिए खड़ा होता है। सवाल उठता है कि जो प्रॉब्लम खड़ा होता है उसको हम लोग नाम क्या दिए? हजार अलग अलग प्रॉब्लम को तुम कैटेगराइज कर सकता है, हजारों के ऊपर, लेकिन घूम फिर के ना सबका सब 4 सेक्शन में गिरेगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये चारों को क्या बोलते हैं? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या 4 प्रॉब्लम है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। चाहे तुम कोई भी सवाल उठा लो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये 4 में से किसी एक कैटेगरी में जाके गिरेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है सारा प्रॉब्लम को एड्रेस करने का, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करना है? रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि उस लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें। क्या क्या डिसाइड करना पड़ता है? पहला बात कि क्या प्रोड्यूस करना है, दूसरा बात कितना प्रोड्यूस करना है। वो लोग को समझना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के इकोनॉमी में हम लोग नोटिस करते हैं ना कि जब भी कोई मानो फॉर एग्जांपल कल ही तुम लोग अगर न्यूज देख रहा होगा, कल क्या हुआ? कल किसी एक नया चीज का इनॉग्रेशन हुआ है, इंडियन नेवी का विक्रांत, राइट? तो अब सब सवाल उठा रहा है कि हम लोग को क्या डिफेंस में इतना खर्चा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सवाल यही से तो आया, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। आप डिफेंस में खर्चा कर रहे हैं, अब लोगों का दलील है कि आप डिफेंस में खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपके देश में तो लोग भूखा मर रहा है, तो क्या आपको ये चीज करना चाहिए? तो ये सवाल उठकर आता है, राइट? तो ये चीज जो है बेसिकली पूरा ज्ञान है कि क्या ज्यादा बंदूक बनाए कि ज्यादा खाना बनाए, ज्यादा हॉस्पिटल बनाए कि ज्यादा जेल्स बनाए। ये छोटा छोटा डिसीजन एक इकोनॉमी लेवल पे चलता है, राइट? दूसरा सवाल, हाउ टू प्रोड्यूस। एक ही चीज को बनाने का अलग अलग तरीका होता है, वेरियस ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स। हम लोग फॉर एग्जांपल एक पॉट को, घड़ा, हाथ से भी बना सकते हैं, फिर उसका एक मशीन भी आता है जिससे वो बनता है, और आजकल तो कुछ नहीं है, तुमको एक ऐसे फैक्ट्री टाइप का भी बैठा के कर सकते हैं। तो सवाल उठता है किस ऑल्टरनेटिव को चूज करें। भैया क्या दिक्कत है, कोई भी ऑल्टरनेटिव को चूज कीजिए। तेरे पास 2 तरीका है। पहला कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें देखो लेबर कैपिटल 2 तरीका होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा? तुम दबा के पैसा लगा दिया, बड़ा सा फैक्ट्री बैठा दिया और मशीन काम कर रहा है, 2-4 आदमी है जो मशीन चेक करता है टाइम टू टाइम और सामान निकाल के रखता है। यानी कि ज्यादा क्या लगा हम लोग का? पैसा। लेकिन एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि तुम मशीन नहीं लगाया, तुम 100 आदमी बैठा के वो लोग को पैसा देके हाथ से काम करवा रहे। दोनों का अंतर है। कैपिटल में तुम एक बार में बहुत बड़ा पैसा लगा दिया, धीरे धीरे तुमको रिटर्न मिलेगा, मशीन यूज हो रहा है, लेकिन इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में तुम इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, लेकिन वो तो है इंसान। अब ज्यादा गलती कौन करेगा? इंसान की मशीन? ऑब्वियसली इंसान करेगा। तो हर चीज का प्रोस कॉन्स होता है, जो कि एक कॉमन सेंस है, कोई ऐसे टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है। अब किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? फॉर होम। हम लोग का कस्टमर कौन है? हु इज आवर कस्टमर? ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग घड़ा का बात करें तो एक घड़ा ज्यादा कहां बिकेगा, मेट्रो सिटीज में या फिर रूरल एरिया में? तो ये हम लोग को समझ में आया ना कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, रूरल विलेज वाले लोग हैं उनके लिए घड़ा प्रोड्यूस करो, वो लोग फ्रिज अफोर्ड नहीं करते हैं, या फिर उनके पास फ्रिज होता है तो लाइट नहीं होता है, तो गर्मी के टाइम पे उनको ठंडा पानी चाहिए होता है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस हमारा कस्टमर बेस कौन होगा? एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? उसको ध्यान रखना है कि यू शुड नॉट यूज ऑल द रिसोर्सेज फॉर करेंट कंजम्पशन। ये कुछ समझ में आ रहा है? शुड नॉट यूज ऑल द रिसोर्सेज फॉर करेंट कंजम्पशन, मतलब ये लोग बोल रहा है कि यूज द रिसोर्सेज वायबली सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज। ये लाइन कहीं सुना सुना लग रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहां पे लिख दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात किया जा रहा है कि जब तुम रिसोर्सेज को यूज करेगा तो ध्यान देना है कि फ्यूचर में भी लोग उसका इस्तेमाल कर सके, हमारा फ्यूचर जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो चारों प्रॉब्लम बड़ा आसान था। ठीक है, अब एक डेफिनेशन, एन इकोनॉमिक सिस्टम refers to some total of arrangements for production and distribution of goods and service in a society। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? एक सामान का बनने से लेकर उसका कस्टमर तक पहुंचने में एक प्रोसेस होता है। सामान को बनने के लिए कहां बनता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या आता है? रॉ मटेरियल। कौन होते हैं? लेबर। फिर वहां से बन के एक चैनल है, फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। तो ये जो पूरा सिस्टम है सामान का बनने से लेकर हम लोग तक पहुंचने का, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि भैया क्या हर देश का इकोनॉमी एक जैसा है? नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, कमाई के हिसाब से तो यूएसए और चाइना इंडिया से बहुत आगे, लेकिन हम आस्किंग कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट का उस इकोनॉमी में क्या रोल है, प्राइवेट प्लेयर्स का उस इकोनॉमी में क्या रोल है। तीन टाइप का होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। किस बेसिस पे? कि वहां पे ज्यादा एक्टिव कौन है, सरकार ज्यादा एक्टिव है या फिर प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा एक्टिव है या फिर दोनों ज्यादा एक्टिव है। राइट, पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स। प्राइवेट लोग प्रॉफिट मोटिव के साथ ये जो बिजनेस मॉडल है इसमें काम करते हैं। कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब कुछ मेजरली कौन डिसाइड करते हैं? प्राइवेट प्लेयर। यानी कि ये एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, लेजिस फेयर इकोनॉमी है। लेजिस फेयर जो बंदा इसको इन्वेंट किया है उस बंदा का नाम है। प्राइवेट प्लेयर्स यानी कि यहां पे सरकार चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठा होता होगा? नहीं, सरकार का रोल है, बट गवर्नमेंट का एक लिमिटेड रोल है। रोल मतलब इसका क्या काम है? रूल्स बनाया, लॉ बनाया और खाली मैनेजमेंट देख रहा है, ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, ये कहां पर होता होगा? कौन सा कंट्री में होता होगा? सोचो, जहां प्राइवेट प्लेयर्स तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यूएस, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये तीन। तुम लोगों को पता है मैंग कंपनी के बारे में? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल और एक और कौन सा था, अमेजॉन। ये 4-5 कंपनी जो यूएसए का है ना, इसका इतना बड़ा नेटवर्थ है कि ये हाफ ऑफ द वर्ल्ड को पाल सकता है। कितना साल तक? इतना ट्रिलियंस का नेटवर्थ है। तो ये क्या गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है? सब प्राइवेट ओन्ड कंपनीज है। तो यूएसए, कोई बीटीएस फैन है यहाँ पे? साउथ कोरिया, हांगकांग। साउथ कोरिया, भैया साउथ कोरिया तो बड़ा गंदा कंट्री है ना, वहां पे तो खाली तानाशाही चलता है ना। ना 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 ना, वो नॉर्थ कोरिया है जहां पे बहुत बुरा हालत होके रखा है। साउथ कोरिया एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट मतलब वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स जोर शोर से खेल रहे हैं। ठीक है, तुम लोग सुना होगा कि नोकिया, सैमसंग, ये सब साउथ कोरिया की कंपनी है। तो साउथ किया, तो साउथ कोरिया हम लोग जितना सोच भी नहीं सकते ना, उससे ज्यादा डेवलप हो चुका है। ठीक है,
तो ये तो समझ में आया कि यूएस, साउथ कोरिया, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम, ये सब जो है सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे जोर शोर से खेलते हैं। यानी कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोग अपना प्रॉपर्टी, अपना मशीन, अपना फैक्ट्री लगा सकते हैं प्राइवेट ओनरशिप में, उनका ओनरशिप है। गवर्नमेंट खाली रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। गवर्नमेंट क्या लगाएगा? रूल्स और रेस्ट्रिक्शन लगाएगा सोसाइटी का बेनिफिट के लिए। अंदर घुस के बोल सकता है ये कंपनी तुम ऐसा कर, नहीं बोल सकता। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज को जो मन है ये वो कर सकता है, उसको जहां फर्म लगाना है वो लगा सकता है, जैसा फर्म लगाना है वो लगा सकता है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, यानी कि कैसे कंजम्पशन कराना है, कहां से मटेरियल खरीदना है, नहीं खरीदना है। आज अगर एप्पल चाहे तो चाइना से उठाकर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में बैठा रहा है ना, उसको कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर उनका मेन मोटिव क्या होता है? भला करना लोगों का, ना 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 ना, प्रॉफिट करना। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव इनका मेन मोटिव होता है। यानी कि ये लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स को ही लेते होंगे अपने अंडर में। तुम लोग को बताना चाहते हैं हम कि बीच में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया था। सबसे बड़ा रीजन उनको निकालने का था कि वो जो है अपने लोगों से दिन में 15-15 घंटा काम हफ्ता के 7 दिन कराने लगे थे और बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर दे रहे थे। क्या इंडिया में ऐसा चीज हो सकता है कि तुमको 7 दिन हफ्ता में 15 घंटा काम कराया जाए? कराता तो है, लेकिन अगर तुम चाहे तो तुम कंप्लेन कर सकते हो और एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव होता है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए तुम लोग से दबा के काम कराता है। गवर्नमेंट कुछ बोलता है वहां पे? नहीं। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, मतलब यहां पर कैपिटलिज्म में सबसे ज्यादा इज्जत किसको मिलेगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर ही भगवान है। मतलब उनका जो मन, उनको जो खरीदना है वो बनाते जाओ और उनको देते जाओ, ताकि वो लोग सामान लेते जाएं और हम लोग कॉम्पिटिशन में जीतते जाए। सेकंड टर्म कंपटीशन, तो ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर है तो कंपटीशन जोर शोर से होगा और गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। अब भैया क्या यहां पर सेंट्रल प्रॉब्लम जो हम लोग पढ़ते हुए आए, 4 सवाल, वो उठता होगा? बिल्कुल। तो ये 4 सवाल का जवाब कौन देता है? सिंपल सा बात है, यहां पे मेन प्लेयर कौन है? प्राइवेट प्लेयर्स है, तो उनको ही खुद से चारों सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, पहला सवाल। एक एंटरप्रेन्योर का क्या एम है? प्रॉफिट कमाना। तो वो क्या बनाते होंगे? जो कंज्यूमर को चाहिए, व्हाट द कंज्यूमर वांट। अगर उनको कार्स चाहिए तो कार्स बनाएंगे, अगर उनको बाइक्स चाहिए तो बाइक्स बनाएंगे, उनको ज्यादा कपड़ा चाहिए तो ज्यादा कपड़ा बनेगा। अल्टीमेटली व्हाट टू प्रोड्यूस इज डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर। पहला सवाल सॉल्व हुआ। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये लोग के पास भी 2 है, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव, जो चूज करना है कर लो भाई। तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बाइंग कैपेसिटी देखते हुए ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसको खरीदना है। आज सरकार अगर कुछ बनाता है तो सरकार का एम क्या होता है? कि गरीब से गरीब वर्ग के लोग उसको खरीद पाए। क्या बड़ा बड़ा कंपनी ऐसा सोचता होगा? उसको है कि भाई सबको खरीदो, ज्यादा इनकम वाला का ज्यादा बाइंग कैपेसिटी है तो वहां पे ज्यादा फोकस करो। हायर द इनकम, हायर द बाइंग कैपेसिटी और हायर विल बी द डिमांड, तो वहां पे ज्यादा फोकस करो। और चौथा, और ये वो सेंट्रल प्रॉब्लम का एक बात नहीं है, ये एक नया बात है कि तुम जो कमा रहे उससे कुछ पैसा तुम्हारा घर खर्च जाता हो, यानी कि कंज्यूम करता हो। तुम एक फर्म का नजर से सोचो, अगर मेरा कंपनी का टर्नओवर साल का 100 करोड़ रुपया है, तो मेरा P&L में जो हम दिखाते सारा, टू एक्सपेंसेस, टू लॉस बाय फायर, ये सब मिला के मानो मेरा प्रॉफिट जो लास्ट में बचा हुआ है 50 करोड़ रुपया। तब उसका एक हिस्सा को आप सेव करोगे, उसका एक हिस्सा को आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे। क्या मार्केट में अगर हम मानो 50 करोड़ कमाएं तो सारा पैसा को बैंक अकाउंट में डाल देंगे, सेविंग्स बैंक अकाउंट में, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6 से 8%। लेकिन इसी को जब हम तुम लोग जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट को देंगे, तुम लोग उस मार्केट को, उसको पैसा को शेयर मार्केट में, डिवेंचर मार्केट में, बॉन्ड्स मार्केट में, गोल्ड मार्केट में, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स करेगा और उस पैसे को तुम लोग डबल कर देगा, 8 की जगह 16%, 20% तक रिटर्न दिलवा देगा साल में, राइट? तो ये जो डिसीजन है, कितना कंज्यूम करना है, कितना सेव करना है, कितना इंटरेस्ट करना है, ये सब कौन लेता है? स्वयं जो एंटरप्रेन्योर है वो लेता है। जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट, राइट? और उतना ज्यादा सेविंग्स, क्योंकि भाई ज्यादा इनकम है तो पैसा को हम बचा के रखेंगे और उससे और ज्यादा पैसा कमाएंगे।
इन्वेस्टमेंट कैसे करना है किस पे डिपेंड करता है, तुम लोग कैसे सोचता है कि हमको कहां पैसा लगाना है। अभी हम तुम लोग को फॉर एग्जांपल टेस्ट सीरीज के बारे में बताएं तो तुम लोग किस बेसिस पे डिसीजन लेकर कि पैसा देना है कि नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, ROI, कि अगर हम इतना रुपया दे रहे हैं तो क्या हमको उतना का फायदा मिल रहा है। अभी तुम लोग को हम बताएं कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में 6 से 8% का रेट है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जब वही देंगे तो वो लोग 16 तक का दिलवा देंगे रेट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हुए हम लोग डिसीजन लेते हैं। ओके, ये जो रेट वगैरह होता है ये क्या होता है, ये एक तरीके से तुम लोग को हम कॉन्सेप्ट समझाए थे एक बार कि हम लोग जो पैसा बैंक को देते हैं, बैंक हम लोग को क्यों देता है उस पर इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर वो पैसा हम बैंक को नहीं देते, हम कहीं और लगाते तो वहां से हमको इंटरेस्ट मिलता, तो बैंक को बोलेंगे बैंक तुमको 500 रुपया दिए, तुम 2 साल बाद दे रहा है, तुमसे 550 रुपया लेंगे। समझ आ रहा है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कि कहीं और लगाते तो हमको वहां से पैसा मिलता है ना, वो अपॉर्चुनिटी हम फोरगो किए ना, बेस्ट अदर अल्टरनेटिव, तो चलो बैंक हमको तुम उसका कंपनसेशन दो। क्लियर है? मेरिट्स क्या क्या है, ये सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, मतलब ऑटोमेटिकली काम करता है, गवर्नमेंट को ज्यादा माथापच्ची करने का जरूरत नहीं है। इनका अपना मॉनिटरिंग पॉलिसी है, कैसे काम करना है, इंप्लीमेंट होना, सबका पॉलिसी बना हुआ। दूसरा, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, प्रॉफिट का मोटिव होता है, तो एफिशिएंसी और इंसेंटिव होगा। भैया क्या ये सब रटना है? बिल्कुल नहीं, अरे कॉमन सेंस लगाओ। अभी एक पॉइंट आया नहीं, फिर भी हम तुम लोग से पूछना चाहते हैं, यहां पे जो सामान मिलता है कस्टमर्स को, उसका क्वालिटी क्या होता होगा, अच्छा या बुरा? अच्छा। पहला बात कंपटीशन है, दूसरा बात कस्टमर भगवान है। लेकिन तुम इंडिया में देख लो, गवर्नमेंट के हाथ में रेलवेज है, क्या रेलवे का सारा क्वालिटीज अच्छा है? नहीं है। लेकिन जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स है, फॉर एग्जांपल BSNL गवर्नमेंट है, जियो एयरटेल प्राइवेट है, बेटर सर्विस कौन दे रहा है? जियो एयरटेल। तो समझ में आ रहा है ना, कंपटीशन है, प्रॉफिट मोटिव है, कस्टमर को खुश करना है, तो क्वालिटी बेटर कहां है? कैपिटल में। तो सब कॉमन सेंस है, एकदम एकदम इजी चैप्टर है। इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा कहां होगा, यहां पर प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट वाला में? सोशल में। प्राइवेट में होगा, प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा। रिसोर्सेज ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से कहां यूज होगा? ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यहीं पे होगा। एफिशिएंसी कहां होगा? कैपिटल में होगा। कम से कम खर्चा कहां लगेगा? आज के टाइम पे तुम लोग देखो, धनबाद में 2 प्लेयर है जो कोल में डील करता है, कौन कौन? टाटा एंड BCCL। लेकिन अगर हम लोग छोटा से छोटा चीज देखते हैं कि अगर एक टाटा का एम्प्लॉय को 50,000 मिल रहा है और एक BCCL का एम्प्लॉय को 50,000 मिल रहा है, तो ज्यादा एम्प्लॉय कहां पे काम करेगा? टाटा में। BCCL में तो बैठ के खा रहा है आदमी लोग। BCCL में इनफैक्ट ऐसा ऐसा जॉब है कि तुम सुबह जाके स्विच ऑन कर रहा है, शाम में जाके स्विच बंद कर रहा है, और इसका तुमको 80,000 रुपया दिया जा रहा है। लेकिन टाटा में तुम बैठ के अगर खाने का सोचेगा तुमको निकाल दिया जाएगा। तो कहां पे हम लोग का एफिशिएंसी हुआ रिसोर्सेस का? टाटा में, प्राइवेट में। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम कहां पे होगा? अगर तुम लोग BCCL का खदान जाके देखेगा तो जो ट्रक से आते टाइम का लॉस है कंपेयर टू टाटा, वो 3 गुना ज्यादा है। वो लोग को मतलब नहीं है, वो लोग जब आता है जबरदस्त एकदम वहां से वो गिरता है, क्या बोलते हैं, कोयला, और रास्ता में जो चुनने वाला होता है वो लोग उठा के अपने 4 दिन का खर्चा निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट मिनिमम हम कहां पे फोकस करेंगे कि कॉस्ट मिनिमम ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो? कैपिटल में। उसके बाद इंसेंटिव कहां पे मिलेगा? अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन लेने पे प्राइवेट प्लेयर्स को मिलेगा। कंज्यूमर का बेहतर फायदा कहां पे? आज रेलवे में कंपटीशन नहीं है, तभी ना ये रेलवे का हालत है। तुम लोग देखता होगा रेलवे का कोना में थूका हुआ, सीट फटा हुआ, IRCTC का खाना का क्वालिटी, वॉशरूम्स का क्वालिटी, ये सब क्यों ऐसा है? क्योंकि इनका कोई कंपटीशन नहीं है, इनका मोनोपोली है। उसके बाद कैपिटलिज्म से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बेहतर होता है। कैपिटलिज्म से जो फंडामेंटल राइट्स है जैसे कि फ्रीडम और प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये और इनहेंस होता है। कैपिटलिज्म से लोगों को ज्यादा इंसेंटिव मिलता है, यानी कि हमको पता है कि अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा, हमको बोनस मिलेगा, तो हम ज्यादा मोटिवेट होकर दिन भर काम करेंगे ना। कैपिटलिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में होता है, और कैपिटलिज्म में इंकरेज किया जाता है इंटरप्राइज को कि हाँ भाई रिस्क लो, एंटरप्रेन्योर बनो। तुम लोग सुना होगा इंडिया का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन एज इन कि अगर कोई लड़का सरकारी जॉब करता है तो चाहे वो लड़का कैसा भी हो शादी हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग देखा होगा सरकारी जॉब वाले लड़के को कैसे कैसी लड़की मिलती, क्यों? पहला बात, वो दिन भर घर में पड़ा रहेगा, काम करने जाना नहीं है।
दूसरा बात, उसको चाहे वो कितना बड़ा भी गलती करे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि हम लोग का लॉ ऐसा है कि सरकारी जॉब में आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रहा है। तो क्या ये अच्छा बात है या बुरा बात? यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होता है, लोगों का खराब हो जाता है ना। तो ये सब चीज जो है यहाँ पर प्राइवेट में नहीं चलेगा। प्राइवेट में अगर आप रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करोगे तो क्या किया जाएगा? तुरंत आउट। तो भैया इसका मतलब है कि एक कंट्री को कैपिटलिस्ट होना चाहिए, यूएसए जैसा बनना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं है। कैपिटलिस्ट में डीमेरिट भी है, जैसे कि इनइक्वालिटी। अगर फॉर एग्जांपल हमको आज के टाइम पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करना है, मेरा तो बैंड बज जाएगा घुसने में, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो वो इनइक्वालिटी हो जाता है, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है उसका तो बैंड बजते जा रहा है। दूसरा, कैपिटलिज्म में प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स को ज्यादा कंसीडर किया जाता है। कैपिटलिस्ट है ना, पैसा को ज्यादा देख रहा है, प्रॉपर्टी को ज्यादा देख रहा है। हम क्या बोले, इंसानों से 15-15 घंटा काम कराया जा रहा है, ठीक है, तुम लोग को भी कराया जाएगा, टेंशन मत लो। फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम इंडिया में देख लो, इंडिया में कैपिटलिज्म है, तो इंडिया के कुछ सिटीज सच एज कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, ये सब जो सिटीज है, ये लोग का स्टैंडर्ड देखो और बाकी सारे सिटीज का स्टैंडर्ड देखो, अंतर क्लियर साफ दिखता है। क्योंकि यहां पे प्राइवेटिज्म ज्यादा है, इसीलिए यहां पे तुम कितना सरकारी ऑफिस देख रहे हैं, सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं। साइबर सिटी का नाम सुना है दिल्ली में? कोई गया आज तक दिल्ली का साइबर सिटी? जाएगा ना, खो जाएगा, इतना बड़ा है, और वहां पे खाली प्राइवेट प्लेयर्स है। कोलकाता का यूनिटेक प्राइवेट प्लेयर्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम वेस्ट बंगाल में ही कोलकाता है, वेस्ट बंगाल में ही तुम्हारा मानो आसनसोल है, पर दोनों का डिफरेंस देख रहा है कैसा है? क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रहा है। जो बंदा कोलकाता में रह रहा है वो महीने का लाख रुपया कमा रहा है, भले उसका खर्चा महीने का 30-40 हजार रुपया, लेकिन कमा लाख रुपया रहा है। और आसनसोल में वही बंदा वही काम करके महीने का 40 हजार रुपया कमा रहा है। तो वो इशू आ रहा है ना एक इनइक्वालिटी का। उसके बाद क्या ये ह्यूमन वेलफेयर पे देखता है? ह्यूमन वेलफेयर देखता है तो ये दिन में 15 घंटा खटाता है तुमको प्रॉफिट मोटिव के नाम पे, नहीं देखता। अच्छा, इनकम इनइक्वालिटी के कारण सोसाइटी का नीड को कभी एड्रेस किया जाता है? कंज्यूमर का नीड एड्रेस हो रहा है। कंज्यूमर का नीड है गाड़ी, गाड़ी बनेगा, लेकिन सोसाइटी का नीड है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बने, वो देखा जा रहा है क्या? नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद लेबर को तो भाई 15 घंटा खटा रहे, 4 से 5 बार बोल दिए। इसके चक्कर में क्या होता है, अक्सर हम लोग देखेंगे स्ट्राइक, लॉकआउट, धरना, ये सब होने लगता है। फिर हम बोले ना, टाटा में काम नहीं करेगा तो निकाल देगा, नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन कैपिटलिज्म। फिर हम लोग ऊपर क्या पढ़े, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, मतलब कि कंज्यूमर हम लोग का भगवान है। लेकिन क्या रियलिटी ये है? तुम लोग को पता है जॉनसन एंड जॉनसन पे केस चल रहा है, कहा जा रहा है कि उसका जो प्रोडक्ट है उससे कैंसर होता है, और इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज में उसको बैन कर दिया, इंडिया में भी नहीं किया। अगर कंज्यूमर सॉवरेनिटी होता तो क्या ये प्रॉब्लम आता? नहीं। तो ये एक मिथ है, कोई चाहे प्राइवेट प्लेयर हो चाहे गवर्नमेंट प्लेयर हो, कंज्यूमर को बेवकूफ बनाया जा सकता है थ्रू एडवर्टीजमेंट, राइट। उसके बाद रिसोर्सेज का बहुत बार मिसएलोकेशन भी होता है, यानी कि हम एक बड़ा प्लेयर है, ठीक है, तो हम बदमाशी कर सकते हैं ना कि हम टेंडर निकला, ज्यादा पैसा देके वो सारा रिसोर्सेज अपने पास रख लिए, मेरे पास पड़ा हुआ सड़ रहा है, हमको उसका टेंशन नहीं, लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, तो इनडायरेक्टली उसको चकमा दे दिए। तो इसके कारण रिसोर्सेज का मिसएलोकेशन भी होता है। फिर एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब पे ध्यान दिया जाता है? नहीं, बस काम करो, पैसा कमा के हम लोग को दो, दैट्स इट। फिर प्रोडक्शन अगर अनप्लान्ड हो गया तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आ जाता है, और कैपिटलिज्म में ऐसा प्रॉब्लम है, डिप्रेशन वगैरह आना, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह आना, ठीक है। उसके बाद वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज भी होता है, यानी ऊपर में हम लोग इसका बात किए। फिर कैपिटलिज्म में अक्सर मोनोपोली क्रिएट हो जाता है, राइट, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर इतना ज्यादा पैसा कमा लिया है कि उसके सामने खड़ा होने के लिए किसी को इतना फंड की जरूरत है जो देना मुश्किल है। आज मानो हम मेटा के ऑपोजिट में खड़ा हो रहे हैं, मेटा यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, तुम लोग सोच सकते हैं हमको कितना ट्रिलियन फंड लगेगा उसके सामने खड़ा होने के लिए? तो इसका तो मोनोपोली हो गया, मैसेजिंग सर्विसेज में, सोशल मीडिया में इसका तो मोनोपोली हो गया। फिर एक्सेसिव मटेरियलिज्म, यानी कि तुम लोग अगर देखेगा, तुम लोग कभी अगर कोई मेट्रो सिटी गया होगा, कोलकाता, मुंबई वगैरह, तुम लोग नोटिस किया होगा वहां का लाइफ बहुत फास्ट है। सुबह 10 बजे इंसान निकल रहा है,
रात में 9-10 बजे तक इंसान घर आ रहा है। तो ये लोग जो है क्या सोचते हैं, मंडे टू सैटरडे काम करो, संडे एक रेस्टोरेंट जाओ, मूवी देखो, खाना खाओ, घर आओ, सो जाओ। तो ये लोग मटेरियल वर्ल्ड को ज्यादा फोकस पे रखे हैं ना, ये लोग मटेरियलिज्म देख रहे कि अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए। जबकि हम लोग जैसे लोग जो एक नॉर्मल अर्बन सिटी में रहते हैं, हम लोग का क्या है, हम लोग सारा त्योहार एंजॉय करते हैं, हम लोग मटेरियलिज्म से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पे फोकस रखते हैं। तो ये चीज भी यहाँ पे देखा जाता है कि कैपिटलिज्म में, फॉर एग्जाम्पल यूएसए वगैरह में मटेरियलिज्म बहुत है, शो ऑफ के चक्कर में लोग बर्बाद होते हैं। जबकि एक विलेज में क्या इंसान शो ऑफ करना चाहेगा, तुम किसी को एप्पल का फोन दिखाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे हाथ में एप्पल का फोन, बोलेगा तो समझ रहा है। बट यही चीज बाहर के टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड वेंट सीए करके वो गया बैंगलोर में जॉब करने के लिए, अब उसको मजबूरी में एप्पल का फोन खरीदना पड़ा, क्योंकि वहां का वैसा इन्वायरमेंट था कि सबके हाथ में एप्पल का फोन है और वहां पे थोड़ा एक एप्पल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो देखा देखी कौन सा इफेक्ट आ रही है, इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 डिमांड स्नॉब इफेक्ट, उसके चक्कर में उसको लेना पड़ा। समझ आ रहा है, ये पूरा कहानी किसका था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का था। अब बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। कार्ल मैक्स जो बंदा था और फ्रेडरिक एंगल्स, ये लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी का नाम निकाला था 1848 में। ये लोग बोला कि फैक्ट्री, कैपिटल, माइंस सब ओन करेगा कौन, स्टेट। जब स्टेट बोलता है तो मतलब सरकार, सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। हम लोग का जो इकोनॉमी है वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, वो कमांड इकोनॉमी है, मतलब ऊपर में एक अथॉरिटी बैठा हुआ, वही प्लान करेगा, वही बताएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि सिंपल वर्ड में कौन यहां पे सब कुछ कर रहा है, गवर्नमेंट यहां पे सब कुछ कर रहा है, राइट। जैसे कि चाइना, यूएसए डेवलप्ड है, गुड, कैपिटलिज्म अच्छा है, बट सोशलिस्ट देखा जाए तो चाइना कम डेवलप्ड है क्या। चाइना कैसा कैसा प्रोडक्ट बनाता, आज के टाइम पे ये हालत हो गया कि 90% ऑफ द वर्ल्ड चाइना पे डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को लेकर। तो सोशलिज्म में भी डेवलपमेंट होता है। वियतनाम, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वो जो देश है जिसमें पूरा माथा दर्द करके रखता है सबका, ये लोग टोटलिटेरियन स्टेट है, मतलब कि कंप्लीट सोशलिस्ट, सरकार ही डिसाइड करता है क्या बनेगा कितना बनेगा। अली बाबा का नाम सुना है, कौन है, ई कॉमर्स वेबसाइट, इसके ओनर कौन है, जैक मा, एशिया के रिचेस्ट मैन है वन ऑफ द टाइम। ये आदमी बीच में कुछ साल के लिए गायब हो गया था। कौन गायब किया था, चाइना का अपना उसका प्राइम मिनिस्टर, बोले कि इसको अंदर बैठाओ, तो बहुत तेज बन रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है। चाइना अली बाबा को टेक ओवर किया, उससे दबा के पैसा कमाया, फिर आके बोला चुपचाप जो कर रहा है करो, हम जैसे बोलेंगे वैसे करना है, तो फिर अंदर डाल देंगे। इंडिया में ऐसा हो सकता है, इंडिया में अगर एक मिनिस्टर को खाली बुलाया जाता है कि आप आके थोड़ा एक बार बयान दे दीजिए, उसमें ही लोग धरना पे बैठ जाते हैं। तो सोचा नॉर्थ कोरिया में अगर आदमी लोग धरना पे बैठेगा तो क्या होगा, सबको लाइन से ना गोली मारना शुरू कर देगा। और ऐसा होता है नॉर्थ कोरिया में, अगर तुम इनफैक्ट अगर अनअलाउड हेयर कट भी रख रहा है ना वहां पे, तो तुमको गोली मार दिया जाता है। तो ये सब क्या चीज का साइन है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का साइन है। गवर्नमेंट इतना ज्यादा पावर में है ना कि तुम्हारा कोई राइट को नहीं देखा जाएगा, सिर्फ देखा जाएगा कैसे बिजनेस करना है। सब कुछ कौन ओन करता है इसमें, स्टेट। गवर्नमेंट लिखा रहेगा क्या गवर्नमेंट पे टिक करेंगे, ना ना ना, स्टेट। एमसीक्यू में स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कलेक्टिव ओनरशिप, यानी कि जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, छोटा से छोटा फार्म्स को लेकर बड़ा से बड़ा जमीन जायदाद, सब किसके हाथ में है, तो हम लोग के हाथ में, प्राइवेट हैंड्स में। लेकिन 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 उसका क्या करना है, कैसे करना है, इसमें दखल अंदाजी क्या स्टेट कर सकता है, हाँ। दूसरा, इकोनॉमी प्लानिंग सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करता है, मतलब सरकार, वहां का स्टेट करता है, वहां का मेजर इंसान जो है वो करता है क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। ऊपर में हम लोग देखें ना, एप्पल ना डिसाइड करता है किसको देना है किसको नहीं देना है, यहां पे डिसाइड करेगा गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देख लो, जब कोविड आया तो ऑक्सीजन का कमी था, और हमारे झारखंड में वन ऑफ द बिगेस्ट ऑक्सीजन प्लांट है, कहां पे, बोकारो में। तो उस टाइम स्टेट आगे आके बोला कि हम लोग अपने झारखंड में जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन रखते हैं, बाकी सारा एक्सपोर्ट करो, और मानना पड़ा ना। तो क्या इंडिया सोशलिस्ट है, आगे देखेंगे। तो इकोनॉमी प्लानिंग स्टेट करता है। क्या यहाँ पे कंज्यूमर का चलेगा, क्या बोले, कंज्यूमर तुम हेयर कट में मर्जी से नहीं रख पाता है तो तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। कंज्यूमर सॉवरेनिटी रिस्ट्रिक्टेड है, कंज्यूमर को जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा।
यहां पे तुमको फॉर श्योर एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन तुमको क्या करना है ये तुम डिसाइड नहीं करेगा, तुमको क्या डिसाइड करना है ये सरकार डिसाइड करता है। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर चाइना में तुम एक अच्छा खासा 7 फुट 6.5 फुट का हाइट का है, तो तुमको शादी भी उतना ही हाइट की औरत से करना है, ये रूल बन गया है, ताकि तुम्हारा बच्चा भी उस हाइट का हो। और फिर वो बच्चा क्या करेगा, पढ़ाई करेगा ना, उसको डाल देता है बास्केटबॉल एकेडमी, एथलेटिक एरिया में, और उसको चाहे वो कितना भी पढ़ने में तेज हो, चाहे उसका पैशन डायरेक्टर म्यूजिशियन बनना क्यों ना हो, वो बनेगा तो बास्केटबॉल प्लेयर ही। तो इतना तक तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। कंज्यूमर चॉइस का फ्रीडम है क्या? नहीं। फिर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज है कि अगर सरकार के हाथ में, तो सरकार किसी को बहुत ज्यादा अमीर होने देगा? तुम कॉमन सेंस लगाओ, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इतना पैसा आ गया है कि वो आज के टाइम पे अंबानी के पास इतना पैसा है, अडानी के पास इतना पैसा है कि वो देश को चला ले, बट क्या वो सरकार को अपोज कर पाता है? नहीं। बट अगर तुम यहां पे इतना पैसा कमा लेगे तो तुम एक अपोजिशन खड़ा कर पाएगा, तो बोलता है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रखेंगे, ठीक है, सबके पास एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सब चीज का ध्यान रखो और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल दो। फिर प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट फोर्स का कोई रोल होता है क्या? ना 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 ना, सरकार को जो बने वो रेट देगा। सरकार का मन है कि हेल्थ चेकअप 50 रुपए में होना चाहिए तो 50 रुपए में करेगा। उसका कहना है कि टोबैको 100 रुपए में बिकना चाहिए तो 100 रुपए में बिकेगा, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, तो ये लोग को कोई लोचा नहीं है। क्या कंपटीशन होगा? खड़ा ही नहीं होने दे रहा, ठीक है। सोशलिज्म का बेनिफिट है, जैसे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, बोले ना किसी को बहुत ज्यादा रईस होने नहीं देगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकदम अच्छा से रैपिड होता है और बैलेंस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे एक देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूएसए में भी है, चाइना में भी है, लेकिन यूएसए के स्ट्रीट्स पे तुमको बेगर्स मिलेंगे, चाइना में तुमको बेगर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको काम दिया जाए। क्या चाइना का पॉपुलेशन कम है? वर्ल्ड का सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां पे गरीबी रेखा बहुत बहुत कम लोग हैं उसके अंदर में। फिर यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी होता है, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे भी अच्छे से होता है, प्रोडक्शन यहाँ पे भी मैक्सिमम अच्छा होता है, लेकिन कंपटीशन नहीं होने के कारण वेस्टेज का कोई लोड नहीं। क्या अगर हम इंडिया में चाहें, क्या कभी तुमने बीसीसीएल का ऐड देखा है? क्यों? कोई कंपटीशन ही नहीं है, उसका मोनोपोली लेके बैठा हुआ है। टाटा कितना क्या करेगा कोयला के साथ, धनबाद का नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, ये स्टेट डिसाइड कर रहा है। तो ये लोग को क्या एडवर्टीजमेंट करना है? कभी नहीं। बीएसएनएल का एडवर्टीजमेंट देख रहा है क्या? नहीं। फिर यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव नहीं होने के कारण कोऑपरेटिव मेंटालिटी होता है। जैसे कि तुम लोग कभी सुना है कि चाइना में रेसिज्म के ऊपर लड़ाई हो रहा है कि हम गोरा है तुम काला है, हम हिंदू है तुम मुस्लिम है? नहीं होता, क्योंकि सब अभी ये सब कहां पे होता है? जहां पे एक क्लास ऑफ पीपल दूसरे क्लास ऑफ पीपल को तुच्छ नजर से देखे कि अबे तुम कौन है, लेकिन वहां पे देख पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास भी उतना पैसा जितना मेरे पास है, थोड़ा 19-20 का फर्क होता है बेसिकली। समझ आ रहा है बात? फिर सोशलिज्म इंश्योर कि सबको वर्क करने का मिले मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि यहां तुमको 15-15 घंटा नहीं खटाएगा, यहां तुमको 10 से 12 घंटा खटाएगा, बाद में घर जाओ ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लेबर और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके रखता है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं होने देता, जैसे कि अभी हम बताएं, ज्यादा नहीं काम करवाएगा। लेकिन सॉरी, इसके बाद प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी, यानी कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी तुम लोग को बहुत अच्छे से मिलता है, चोरी चकारी डकैती ये सब बहुत कम होता है, क्योंकि इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ऑलरेडी। क्लियर? लेकिन तो फिर तुम लोग सोच रहे होगा भैया इंडिया को भी फिर तो सोशलिज्म करना चाहिए, क्या होगा? यहां पे ब्यूरोक्रेसी, यानी कि एक बंदा पावर में है, जिसके कारण करप्शन, रेड टेपिज्म, फेवरेटिज्म, मतलब बेसिकली घपलाबाजी शुरू हो जाता है, उसको जो मन वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल रोक देता है, आपको क्या करना है ये हम डिसाइड करेंगे। बेसिक राइट टू प्रॉपर्टी, ये आज के टाइम पे अगर तुम जमशेदपुर जाएगा, क्या तुम वहां पे आराम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है? क्या नहीं खरीद सकता। लेकिन भैया जमशेदपुर प्राइवेटली ओन्ड है, दिक्कत ये नहीं है कि ओनरशिप प्राइवेट है या पब्लिक, दिक्कत ये है कि कितना बंदा उसको ओन कर रहा है। आज के टाइम पे अगर तुमको झारखंड में जमीन खरीदना है और तुमको रोका जा रहा है, तो जो ऑपोजिशन है वो तुम्हारे लिए आवाज उठाता है। लेकिन जमशेदपुर तो बेसिकली प्राइवेटली ओन्ड है टाटा के द्वारा, तो वहां पे वो क्या कर रहा है, वो जिसको जितना चाहे उतना प्रॉपर्टी देगा, उसको कोई रोक पा रहा है? नहीं रोक पा रहा है। तो इसी तरीके से चाइना में भी अगर तुम चाहेगा तुम 100 एकड़ जमीन खरीदे तुमको दे देगा ना,
नहीं देगा। फिर नेसेसरी इंसेंटिव हार्ड वर्क के लिए नहीं देगा। अगर प्राइवेट कंपनी में तुम अच्छे से काम करे तेरे को प्रमोशन देगा, तेरे को बोनस देगा। यहां पे बोलेगा कौन बोल रहा है हार्ड वर्क करने के लिए, बैठ के चिल करो, आराम से 10 घंटा काम करो, घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस जो है वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन नहीं होता है। यानी कि एक सामान कितना में बिकेगा, क्या ये डिमांड सप्लाई बता रहा है, ये सरकार बता रहा है। सरकार लग्जरी आइटम्स महंगा बेचता है, नेसेसिटी आइटम सस्ता बेचता है। लेकिन जनरली प्राइवेट इकोनॉमी में मार्केट डिमांड काम करता है, जो डिमांड फोर्स है, डिमांड सप्लाई, उसका जो इक्विलिब्रियम प्राइस आता है वही काम करता है। ठीक है। उसके बाद जो स्टेट का मोनोपोली है वो कभी कभी ना अनकंट्रोलेबल हो जाता है, यानी कि तानाशाह पागल हो जाता है, कुछ भी करने लगता है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में, तो उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है। नॉर्थ कोरिया पता है ना उसके बारे में, वहां पे टीवीज अलाउड नहीं है, वहां पे दूसरे कंट्रीज का मूवीज अलाउड नहीं है। 2 चैनल आता है जिसमें से एक चैनल ये भाई साहब का मुट्टू का सारा पास बताएगा, उसका पापा दादा नाना क्या किया, और एक और चैनल आएगा उसमें छोटा मोटा एंटरटेनमेंट का शोज होगा। ना उनके पास फेसबुक है ना उनके पास इंस्टाग्राम है, ताकि उनको बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है पता ना चले और वो लोग रेवोल्यूशन शुरू ना करें। तुम अगर उस कंट्री में एंटर करेगा तो तेरा फोन चेक किया जाएगा, जब एग्जिट करेगा तब तेरा फोन चेक किया जाएगा बाय मिलिट्री। ठीक है। फिर सोशलिज्म, कंज्यूमर के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है क्या? हम लोग के पास चॉइस है कि नहीं आज हमको जेबीवीएनएल का बिजली नहीं चाहिए, हम किसी और कंपनी का बिजली लेंगे, नहीं होता। फिर पर्सनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी नहीं होता है। यहां पे बेसिकली ध्यान दिया जाता है कि तुम आओ काम करो और जाओ। कोई बंदा बहुत ज्यादा एफिशिएंट है तो उसको प्रमोट नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया जाता। और एक्सट्रीम सोशलिज्म जो है वो प्रैक्टिकेबल है नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ऐसा करके उपाय निकाल लेते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके कुछ ना कुछ काम कर ले। तो 2 टाइप सीखे, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। जब कैपिटलिज्म शुरू किए तो ऐसा लगा यही अच्छा है, मेरिट्स पढ़े और अच्छा लगा, फिर डीमेरिट्स पढ़े तो लगा नहीं ये तो अच्छा नहीं है। दूसरा आया सोशलिज्म, जब शुरू हुआ लगा इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, 10 घंटा काम करना होगा, वाह 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 यही अच्छा। फिर बाद में डीमेरिट्स पढ़े, लगा ना ये नहीं चाहिए। तो क्या इंडिया में क्या फॉलो हो रहा है? इंडिया में फॉलो हो रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी। हम लोग वन ऑफ दोज लकीएस्ट कंट्रीज हैं जो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। तो सोचो इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो लोग जो मन में आता बोलते हैं, जो मन में आता करते हैं। अगर ये लोग चाइना में होता तो मजा आ जाता, ये लोग का मन में जो आता है ये लोग करते हैं, फिर ये लोग को सरकार अंदर डाल देती सिर्फ बोलने के लिए। अगर चाइना में, तुमको पता होना चाहिए, फ्रीडम टू रिलीजन नहीं है। जैसे इंडिया में अगर हम लोग चाहे तो ऐसे पंडाल लगा लिए, मुस्लिम चाहे तो नमाज पढ़ लिए, चाइना में करके दिखाओ, तुम दिखेगा नहीं, उसके बाद तुमको पाताल से ढूंढ के वो लोग गायब करवा देगा। तो अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी होगा तो ये सब इश्यू होगा, और अगर प्राइवेट इकोनॉमी होगा तो क्या हम लोग के पास फ्रीडम होगा पर्सनल लाइफ का? ये जो पंडाल लगा रहे इसमें जाके घूमेंगे कब? अगर प्राइवेट इकोनॉमी होगा तो इतना ज्यादा काम होता है। तुम लोग को बिग 4 के बारे में बताएं, केपीएमजी, डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी और ईवाई, सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि भैया जब नया नया काम लेंगे 12 लाख रुपए का पैकेज लगेगा, और अगर तुम लोग अच्छे से काम किया तो 10 से 15 साल के अंदर प्रमोशन होते होते तुम्हारा सैलरी 50 लाख तक जा सकता है साल का। लेकिन ये 50 लाख कमाने के लिए तुम लोग को जिस लेवल का काम करना है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। जनरली बोलता है बिग 4 हम लोग सैटरडे संडे छुट्टी देते हैं, ये बोलता है सैटरडे संडे भी तुमसे वो लोग काम करवाएगा। जब सीजन पास होता है तो रात में 12-12, 1-1 बजे तक काम कराता है। कितना सारा इंप्लॉय को बोलता है काम करो ना, यहीं पे बेड लगा हुआ है, सो जाओ। बेड पे वहीं पे सुलवाता है, सुबह 4 बजे 5 बजे आके वापस काम करवाता है। तो ये प्रॉब्लम आता है किसमें? कैपिटलिज्म में, राइट। मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट और सरकार दोनों हाथ में हाथ मिला के चलता है, यानी कि सिस्टम को डेवलप करता है दोनों का मेरिट्स को लेकर और डीमेरिट्स को कम करके। ठीक है। तो इंडिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इंडिया के अलावा एक और ऐसा कौन सा कंट्री है जो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है एंड वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से गिनती आता है? फूजी फिल्म किस कंट्री का है?
लोग, पूरा वर्ल्ड का सबसे डिसिप्लिन पॉपुलेशन कहां का है? जापान। तुम लोग को पता ही है जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, हिरोशिमा और नागासाकी में। उसके बाद भी जापान इतना भयंकर तरीके से डेवलप हुआ। आज के टाइम पे अगर तुम इंडिया में देखेगा, अगर एक ऐसे लाइन लगा हुआ है बस का टिकट लेने के लिए, तो बीच में एक बड़ा सा आदमी आएगा, और क्योंकि वो बड़ा है तो उसको कोई कुछ बोलेगा नहीं, और वो पैसा देगा और वो सामान ले लेगा। भीड़ लगता है, ऐसा लगता है मछली बाजार में आ गए। तुम कभी जापान जाएगा, वहां का लोगों का जो डिसिप्लिन है, वो लोग अपना वॉशरूम खुद के हाथों से साफ करते हैं। अपने स्कूल के वॉशरूम का, वहां पे जैसे हम लोग का स्कूल में टर्न आता है ना कि आज क्लास ये बच्चा साफ करेगा, ये रोल नंबर से ये रोल नंबर, वो लोग का वॉशरूम तक वो लोग साफ करते हैं। तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन पॉपुलेशन वहां का है, और वहां का इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड है। फूजी फिल्म हम जो नाम बोले, ये लोग बनाता है कैमराज, और छोटा मोटा कंपनी नहीं, बहुत बड़ा कंपनी। और जापान का एक दो कंपनी थोड़ी है, कितना सारा बड़ा बड़ा कंपनी है जो जापान का बहुत ज्यादा फेमस है। हम लोग नाम जानते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं है, राइट? तो ये दो कंट्रीज मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में बेसिकली 3 सेक्टर होता है, 1 2 3, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कंबाइंड सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का क्या काम है? जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, इंडस्ट्रीज है, ये लोग फोकस करते हैं वही प्राइवेट वाला कहानी, कैपिटलिज्म, सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव पे, लेकिन इनको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। तुम लोग का काम क्या है? ये तुम लोग को आते आते इतना सारा लॉ पढ़ाया जाएगा ना। प्राइवेट इंडस्ट्री में बेसिकली क्या है? एक टाइप का कंपनीज होता है, बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन एंड सप्लाई कंपनीज एक्ट 2013 में स्टार्ट किए थे ना, इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये लोग कैसे काम करेगा ये बताता है सरकार, और ये लोग को फिर वैसे काम करना होता है। तो काम का फ्रीडम है ये लोग को, लेकिन उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और सरकार टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स ला के बोलता है कि आप ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। 2014 की 15 तक तुम्हारे ऊपर लिमिट था पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन देने के लिए, और वो लिमिट था अमाउंट का, कि तुम मानो 10 करोड़ रुपया तक कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर तुम्हारा टर्नओवर 500 करोड़ है तो। लेकिन ये चीज कैश में भी कर सकता है, और इसका डिडक्शन इनकम टैक्स पे मिलता था। मतलब अगर तुम 10 करोड़ रुपया दिया है तो वो इनकम P&L में 2 इनकम टैक्स लिख सकता है तुम, सॉरी 2 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन लिख सकता है। लेकिन सरकार फिर जब आया बीजेपी लेड गवर्नमेंट, बोला नहीं भाई, तुम अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है जिसमें प्रूफ ऑफ पेमेंट है, तभी तुम वहां पे लिख सकता है। तुमको हम डिडक्शन देंगे, तुम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करो ना, लेकिन उस पर भी रूल लगा दिया। और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का कोई लिमिट नहीं। पहले था ना कि 500 करोड़ है तो 10 करोड़ दो, अब बोलते तुम पूरा पैसा लुटा दो हम लोग पे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रूफ होना चाहिए उस पैसा निकलने का। तो ये चेंजेस आया प्राइवेट सेक्टर में, राइट? उसके बाद पब्लिक सेक्टर कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड है नहीं, वही BCCL वाला हालचाल, बैठो खाओ पियो ऐश करो, दिवाली में बोनस मिलेगा ऐश करो। तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या है? आराम से काम होता है। कंबाइंड सेक्टर में गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर काम करता है। ये नाम सुना सुना लग रहा है, कंबाइंड सेक्टर, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर काम करे, यानी कि गवर्नमेंट का ओनरशिप 51% या फिर उससे ज्यादा हो, गवर्नमेंट कंपनीज, राइट? और अगर 50% से कम है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एसोसिएट कंपनीज, याद आ रहा है लॉ में? तो ये सब जो है 3 टाइप का अलग अलग सेक्टर होता है। इसका मेरिट्स क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम है, यानी कि तुम प्राइवेट ओनरशिप रख सकता है। इंडिया में क्या हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? हाँ, लेकिन बेनामी प्रॉपर्टीज पे सरकार जोर शोर से काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद प्राइस मैकेनिज्म और कंपटीशन फोर्स चलता है इंडिया में, सप्लाई डिमांड वाला फैक्टर। कंज्यूमर सॉवरेनिटी और फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कंज्यूमर दुखी होता है तो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। एंटरप्राइज और रिस्क टेकिंग भी है, यहां पे लोग रिस्क लेते हैं, बिजनेस कभी बड़ा होता है कभी छोटा रह जाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है प्लान प्रायोरिटीज के बेसिस पे। फिर ग्रेटर इकोनॉमी और सोशल इक्वालिटी आ रहा है, मतलब फ्रीडम है, लोगों को सोशली भी बेहतर लाइफ मिल रहा है और इकोनॉमी भी बेहतर होते जा रहा है। और डिसएडवांटेज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन, किसी को मोनोपोली होल्ड करने दे रहा है, अगर मोनोपोली होल्ड करने देता है तो ट्राई जियो के बीच में नहीं आता। जियो के पास इतना पैसा है कि जियो चाहता ना तुमको 10 साल एडिक्शन लगवा देता इंटरनेट का फ्री में, लेकिन ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीच में आके बोला ना भाई,
ये जो तुम कर रहा है इसके कारण बाकी कितना कंपनीज तो बंद हो गया। आइडिया चलो बंद नहीं हुआ, वो अमेलगमेट हो गया वोडाफोन के साथ। यूनिनॉर जिसको टेलीनॉर बोलने लगा था, टाटा डोकोमो, टाटा इंडिका, इंडिकॉम, ये सब क्या किया, बंद हो गया, गायब हो गया। वोडा, उसके बाद हच, ये सब क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशंस ये लोग चाहे तो रोक सकते हैं। ट्राई बीच में आके क्या बोला, नहीं आपको एक टैरिफ बनाना होगा और वो चार्ज करना होगा, और ये टैरिफ ट्राई बताया कि ये रेंज में आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या अब तुम लोग सोच रहे हैं तब तो मिक्स्ड इकोनॉमी बेस्ट है। बोला ना 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 ना, मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट अ गोल्डन पाथ। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में ऐसा नहीं है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में कोई डिमेरिट नहीं है, इसमें भी डिमेरिट है। यानी कि कभी कभी स्टेट के एक्सेसिव कंट्रोल के कारण देश का नुकसान भी होता है। फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या भागे, भागे क्या बोल रहे, भागा, ठीक है, क्यों भागा? उस टाइम पे आई थिंक मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और विजय माल्या बोला कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दीजिए, यानी कि हम लोग का देश में दूसरे कंट्रीज का पैसा है, इस चीज को बढ़ावा दीजिए। लेकिन उस टाइम का गवर्नमेंट उनका बात को सीरियसली लिया नहीं, तो वो क्या किए, बोले ठीक है हम एसबीआई से पैसा ले लेते हैं। पैसा लेने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि नहीं हम कुछ ज्यादा पैसा ले लिया, वापस नहीं होगा, तो वो क्या किया, सारे का सारा पैसा को लिया और गायब हो गए। तो ये सब प्रॉब्लम क्या हुआ, सरकार के कारण आया ना। सरकार अगर सही टाइम पे सही रूल बनाता तो नहीं आता। आज सरकार इसके बाद एक आईबीसी कोड 2016 बनाया, 2016 में, यानी कि कंपनी का बंद होने का पूरा प्रोसेस एकदम सिंपल और फास्ट कर दिया। पहले के टाइम पे कंपनी से वो बंद होने में लंबा टाइम लगता था। तो तुम सोचो एक किंगफिशर जो था, जो एम्प्लॉय वहां पे काम करता होगा उसके एयरपोर्ट पे, वो तो अनएम्प्लॉयड है और उसको कितना साल तक सैलरी नहीं मिला और कंपनी बंद। तुम लोगों का रूल क्या पता है, कंपनी जब बंद होता है, हम लोग सीखे हैं ना कि सारा प्रॉपर्टी को बाय बैन करके बेचना शुरू कर देते हैं। वो पैसा सबसे पहले किसको पे करता है, क्रेडिटर को ना, सबसे पहला पेमेंट होता है वर्कमैन को, फिर एम्प्लॉय को, क्योंकि वो लोग हकदार है। लास्ट फिर क्रेडिटर, फिर डिवेंचर होल्डर, फिर अनसेक्योर्ड डिवेंचर होल्डर, फिर प्रेफरेंशियल होल्डर, फिर इक्विटी होल्डर। ये पूरा सीरीज है। सबसे पहले किसको हुआ, एम्प्लॉयर वर्कमैन को। तो ये सब जो चीज है पुअर इंप्लीमेंटेशन के कारण हुआ। धीरे धीरे कंपनी बंद हो रहा था, 2-2, 3-3 साल तक वर्कर घर में बैठा हुआ था। उनके पास अगर पैसा आ जाता तो वो बिजनेस शुरू करता, घर को चलाता। इस चक्कर में क्या, वो लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा था, लोगों को भीख मांगना पड़ा। करप्शन वगैरह बहुत ज्यादा होता है ऐसे इकोनॉमी में, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर बोल रहा है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल रियलिटी नहीं है, फिर भी मानो कि कोई एक जमीन है सरकार के हाथ में, सरकार उसका टेंडर निकाला किसको किसको जमीन खरीदना है। तो एक आदमी साइड से आया, वो उसके जान पहचान का था, रिलेटेड पार्टी था, वो उसको 5 करोड़ दिया, बोला जमीन मेरे को दे दीजिए, और ये 5 करोड़ आपके घर के मिठाई के लिए है, मतलब जमीन का पैसा अलग से आपको मिलेगा। तो अब किसको मिलेगा वो टेंडर, उसी बंदा को मिलेगा। तो ये करप्शन होता है, घपलाबाजी होता है। तो कैपिटल ऐसा नहीं है, हर जगह पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इट इज नॉट अ गोल्डन पाथ। क्या पूरा कहानी क्लियर है? और इसी के साथ हम लोग का यूनिट 2 कंप्लीट होता है। एक बार हम तुम लोग को यूनिट 1 दिखाना चाहते हैं। यूनिट 1 भैया क्या टफ है क्या? बिलीव मी, यूनिट 1 ऐसा लगेगा ना तुम लोग को, तुम लोग बचपन में पढ़ता था। देखो, और इसका वीडियो है, ऐसा बात नहीं वीडियो नहीं देंगे। क्या है हम लोग जो सीखे कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होता है, स्कार्स होता है, यहां पे उस बात को बताया, यहां पे एग्जांपल्स वगैरह दिया, ठीक है। बेसिकली चैप्टर स्टार्ट हुआ यहां से 1.1। ऊपर का जितना ज्ञान है सब एक बार आज रीड कर लेना और एक बार एग्जाम से बहुत पहले रीड करना। मतलब एग्जाम जब आएगा तो सेकंड रिवीजन टाइम रीड करना। एग्जाम का जो दे देना उसमें रीड भी नहीं करेगा तो चलेगा, ठीक है। डेफिनेशंस, नेचर क्या है, माइक्रो मैक्रो, ये सब तुम लोग पढ़ा है ना 11 में। स्टार्टिंग में पहला चैप्टर नया नया इकोनॉमिक्स आया था जब तक, ये सब उससे रिलेटेड है। बड़ा आसान है, छोटा सा चैप्टर है, 8-9 पेज का है। इसका वीडियो बना हुआ है, इसको आज एक बार देख लेना, एग्जाम से पहले 2 बार देख लेना, और फिर लास्ट में एक बार जब एग्जाम हो उससे पहले वीडियो देख लेना। वीडियो ही देखते देखते याद हो जाएगा। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहे हैं। तुम लोग को हम वीडियोस बना के दिए, इसका सबसे मेन मोटिव क्या होता है पता है? हम पर्सनली एज अ स्टूडेंट क्या सीखे, जैसे हम भी अभी पढ़ते हैं, तो हम जिस चैप्टर को पढ़ें, हम एक हैबिट बना लिए कि जब वो चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम वॉइस रिकॉर्डर अपना फोन में ऑन करते हैं और उसको एक बार पूरे चैप्टर को बोलते बोलते अपने वॉइस में रिकॉर्ड करते हैं।
और फिर जब रात में सोने के लिए जाते हैं ना, तो बेड में वो रिकॉर्डिंग लगा के सोते हैं, क्योंकि एक चैप्टर एक दो बार पढ़ने से तो होगा नहीं, बार बार पढ़ना होगा। और हम डेली रात में 15 मिनट 20 मिनट जब सोने का प्रोसेस होता है, उसमें हम याद होने लगता है, वो दिमाग में बैठने लगता है। तो ये रिकॉर्डिंग्स बना के देने का पर्पस यही है मेरा में, कि तुम लोग अगर घर पे कभी खाली बैठे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, वीडियो ओपन करो और देख लो, या फिर खाली कुछ नहीं तो वीडियो को ओपन करके ईयरफोन लगा के उसको सुनते रहो, चलते रहो गाना की जगह पे। तो ये सब चीज जो है, ये सब चैप्टर हम नहीं बोलेंगे कि तुम लोग हर बार बैठ के टाइम डिवोट करना, अभी बैठा एक बार देख लिया बहुत है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मस्त अपना कभी घर पे बैठा हुआ पढ़ने का